नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम्स में डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज के कार्यक्रम में आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और वह विषय है 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य और भारत सरकार का संकल्प। इसके हर प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं श्री M.K. पांडे जी, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और हम इनसे बात करेंगे कि विकास है क्या और विकसित भारत बनने में 22 साल क्यों लग रहे हैं, अभी से 10 साल 5 साल क्यों नहीं लग सकते हैं, उसके क्या पैमाने हैं जिससे कि हमारा देश विकसित हो सके। तो आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं श्री M.K. पांडे जी के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार नमस्कार दर्शकों। आज हम लोग चर्चा करेंगे 2047 में भारत विकसित करने का लक्ष्य। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि विकसित देश का मतलब क्या है? कौन देश विकसित हो सकता है, कौन विकासशील हो सकता है, कौन सा देश अर्ध विकसित हो सकता है? तो इसका अभिप्राय जरा दर्शकों को हमारे बताइए। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार, धन्यवाद पाठक जी। आपका ये जो प्रश्न है बहुत ही समकालीन है और निश्चित रूप से ये चर्चा पर होना चाहिए, इस पर लोगों की जानकारी के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विकसित देश का कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि वो परिभाषा उन शर्तों को पूरा कर ले और हम उसको विकसित कहें। देश विकसित है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करने के लिए अपने लोगों के पास पूरी दुनिया में 3 अलग अलग एजेंसीज हैं। एक है वर्ल्ड बैंक, एक है IMF और एक है यूनाइटेड नेशन। ये वर्ल्ड बैंक जो है आर्थिक पर कैपिटा इनकम, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करता है। यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हम लोग कहते हैं HDI, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो मानवीय मूल्यों का, मानवीय सुविधाओं का मूल्यांकन करता है। और तीसरा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो कंपोजिट जजमेंट बेस्ड ऑन सो मेनी फैक्टर्स है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर का फैक्टर है, इनकम का फैक्टर है, इंडस्ट्री का फैक्टर है, लॉ एंड ऑर्डर का फैक्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का फर्क है, मार्केट फाइनेंशियल मार्केट की स्थिति है, सोशल इंडिकेटर्स क्या है, ये सब तमाम पहलुओं को मिला करके एक रेटिंग होती है और उन रेटिंग के आधार पर हम लोग ये कहते हैं कि देश विकसित है। तो अब इन तीनों एजेंसीज की बात यदि करें तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हाई इनकम ये मानते हैं जिनका पर कैपिटा इनकम करीब $14,000 हो, उनको ये हाई इनकम में रखते हैं, 14,000 या उसके ऊपर को। अपर मिडिल 14,000 से कम, 4,500 से 14,000 के बीच में। सिमिलरली लोअर मिडिल करीब 1,200 से लेकर के 4,500 तक, और 1,250 से नीचे वाले को लो इनकम में रखते हैं। एक ये क्राइटेरिया हो गया। तो विकसित देश बनने के लिए पहला क्राइटेरिया हो जाएगा कि वो देश को हाई इनकम ग्रुप में होना चाहिए। दूसरा जो यूनाइटेड नेशंस का है, उनका जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, वो 0.8 से ज्यादा होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.8 से ज्यादा होना चाहिए। इसमें ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोगों के हैप्पीनेस का, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तमाम हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। और जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो पर कैपिटा कंसेप्ट ये भी यूज करते हैं। एक नेशनल इनकम जिसको हम लोग GDP कहते हैं वो अलग बात है, पर कैपिटा GDP का एक स्थिति है। सिमिलरली IMF का जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, उनका है कि इनकम हाई होना चाहिए, मतलब वो 14,000 वाले में होना चाहिए। इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन नहीं, हर तरह के इंडस्ट्री, चाहे MSME से लेकर के बड़े इंडस्ट्री तक का, उसमें भी प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन है। उनका जो इंस्टीट्यूशन, देश में जो इंस्टीट्यूशन है वो मजबूत हो, स्टेबल हो, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में डेप्थ हो। सोशल इंडिकेटर्स जो हैं, सोशल इंडिकेटर से मेरा मतलब है लॉ एंड ऑर्डर का है, और एजुकेशन का है, हेल्थ का है, जो आम जनता को प्रभावित करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनके समकक्ष हो। इन तीनों को यदि एक साथ मिलाते हैं और ये पूरा होता है तो हम उसको डेवलप
कंट्री कह सकते कह हैं। सकते हैं। ये तो ठीक है, जो पैमाने हैं उसमें भारत कहाँ खड़ा है, भारत की क्या स्थिति है उस पैमाने के बीच में? अब सर भारत का यदि हम लोग पर कैपिटा इनकम को देखें तो करीब 24-2500 डॉलर्स है। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत अभी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है, और इसको 2047 तक की जो बात है उसको बढ़ करके यदि वर्ल्ड बैंक ने रिवाइज नहीं किया तो वर्ल्ड बैंक तमाम वर्ल्ड के इन्फ्लेशन और तमाम फैक्टर को देखते हुए इस इनकम क्राइटेरिया को रिवाइज भी कर सकता है। तो भारत अभी लोअर इनकम में है। जो अपना HDI का इंडेक्स है उसमें भारत 50 से नीचे है, और जो हमारे जो दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं IMF वाले उसमें भी तमाम सुधारों की गुंजाइश है। तो उस हिसाब से भारत अभी विकसित लेवल से बहुत पीछे है। तो क्या 2047 तक हम इन सारे लेवल को पर पहुंच जाएंगे? देखिए सर, सिद्धांत के तौर पर कहा जाए तो असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। कार्य मुश्किल बहुत है, असंभव नहीं है, मैं ये बात कह सकता हूँ। मुश्किल इसलिए मैं कह रहा हूं कि असंभव नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि हम लोग पीछे का ट्रेंड देखेंगे, जब से भारत स्वतंत्र हुआ था तब से आज तक के जो विकास की गति को देखते हैं तो उसमें लगता है कि एक समय जब हम केवल इवन फूड के भी इंपोर्टर थे, हमारे देश में खाने के लिए भी हमको विदेशी अनुदान, अमेरिकी अनुदान से हम लोग को अनाज मिलता था। आज हम कम से कम फूड को एक्सपोर्टर बन चुके हैं। तो किया तो जा सकता है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को छूना बहुत मुश्किल जरूर है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपसे कहूं, एक ही चीज को मान ले, इनकम वाले की बात कर लें, भारत का अभी जो GDP का ग्रोथ है करीब 6.5% के आसपास बताया जा रहा है। ये मान के चल लीजिए कि भारत की आबादी भी 0.5% से बढ़ेगी। तो यदि भारत का यही ग्रोथ 6.5% या 7% का ग्रोथ रहा तो पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ उसमें से आधा % घट जाएगा। यदि 7% मानते तो 6.5% होगा। यदि 6.5% को कंपाउंडिंग में हम लोग कर लें, आज हम लोग 2025 में बैठे हैं, अपने पास केवल 22 साल का समय बचा हुआ है, 22 साल से भी कम का। यदि 6.5% के कंपाउंडिंग से भी हम लोग चलें तो ये वाला जो अपना करीब $2,500 का जो अभी पर कैपिटा इनकम है, ये कंपाउंड होते होते 10,000 साढ़े 10,000 के बीच में पहुंचेगा। यदि वर्ल्ड बैंक ने अपने इस इनकम क्राइटेरिया को रिवाइज नहीं भी किया तो अभी हम उससे पीछे रह जाएंगे। तो ये 13,500-14,000 के आसपास पहुंचने के लिए भारत को आने वाले पूरे 22-23 साल में लगभग विकास का दर 9% के आसपास रखना पड़ेगा कंटिन्यूअस, जो कि कहीं से भी एक आसान काम नहीं होगा इतने लंबे समय तक 8.5 या 9% का विकास दर मेंटेन करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर होंगे। तो एक बात तो ये जरूर लग रही है कि यहाँ पर चीजें थोड़ी सी मुश्किल लग रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये असंभव नहीं है, क्योंकि भारत के पास क्षमताएं असीमित हैं, संसाधन असीमित हैं, और केवल एक सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत बढ़िया। ये बताइए कि सरकार विकसित भारत के लिए कुछ कदम उठाई है, कुछ पहल कर रही है पहले से, या अब करने वाली है? देखिए, जब से ये नई सरकार खास करके आई है 2014 के बाद से, एक तो स्पष्ट दृष्टिगत होता है कि सरकार कोई ना कोई लक्ष्य को सामने रख करके उस पर कदम उठाती है। लक्ष्य की प्राप्ति कितनी होती है, सफलता का दर क्या होगा, ये अलग विचार का मुद्दा है, एनालिसिस का मुद्दा है, लेकिन इतना सच है कि कोई ना कोई लक्ष्य सामने रख करके काम किया जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे पहल किए गए हैं जिनको हम लोग जोड़ सकते हैं उससे विकसित भारत के यात्रा में सहायक बनने के लिए। जैसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया, जो हम लोग जैम ट्रीटी जिसको कहते हैं, जनधन, आधार और मोबाइल का कॉम्बिनेशन करके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन किया गया, एक बहुत बड़ा था। हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर दिया गया, आयुष्मान भारत, ये उसका बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद आप देखिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। उसके बाद तमाम तरह के जो वैकल्पिक, हमारा देश सबसे बड़ा इंपोर्ट करता है एनर्जी में तेल, मतलब पेट्रोलियम का, तो पेट्रोलियम के विकल्प ढूंढे जाने लगे
ये निश्चित रूप से इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए था। डिफेंस में हम लोग नेट एक्सपोर्ट इंपोर्टर थे, अभी हम डिफेंस में सरकार की इस 10-12 साल के प्रयास के बाद आज हम डिफेंस में कुछ एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो ये सब तमाम चीजें जरूर लगती है कि सरकार उस दिशा में चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व कार्य हुआ है, चाहे हाईवेज बनाना हो, एक्सप्रेसवेज बनाना हो, रेलवे का लाइन का दोहरीकरण हो, फ्रेट कॉरिडोर हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ये सब तमाम काम जो हुआ है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके ओर हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हमारे ये बनेंगे। तो ऐसा लगता है कि सरकार उस दिशा में सोच रही है और सकारात्मक प्रयास कर भी रही है। ये तो भारत के पास कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो विकसित भारत बनने में रुकावट, अड़चने पैदा कर सकती है? वो उन सब चुनौतियों पर आपको विस्तार से बताना होगा। सर देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को इकोनॉमिक्स के बेसिक चीज को समझना होगा। एक अमीर होना एक अलग इशू है और विकसित होना एक अलग इशू है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि चाइना दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी है, अमेरिका के बाद साइज में चाइना नंबर दूसरे पर है, लेकिन अभी वो विकसित नहीं है, विकसित क्राइटेरिया में नहीं है, क्योंकि दूसरे जो अभी ये तीनों पैरामीटर उनके यहाँ पूरे नहीं होते हैं। इंडिया का जहां तक सवाल है, इंडिया अभी आंकड़ों के हिसाब से दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, लेकिन जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो आप ये देखिए कि इंडिया या दूसरे इकोनॉमी की यदि बात करें तो बेसिकली इकोनॉमी के सेक्टर को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 सेक्टर में हम लोग बांटते हैं। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। सर्विसेज के भी फर्दर क्लासिफिकेशन आ गए। हम लोग यदि 3 पर ही यदि केंद्रित करें तो प्राइमरी है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी है इंडस्ट्री और टर्शियरी है अपना सर्विसेज। जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनका प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन 2% से कम है। अमेरिका में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। जापान में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। जर्मनी में 1% से कम है। यूनाइटेड किंगडम में 0.56% है। ये है डेवलप्ड इकोनॉमी में प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन। और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन यदि आप देखेंगे तो यूएसए में 80% है, जर्मनी में 81% है, यूके में भी लगभग 80% है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनमें जो टर्शियरी सेक्टर है मतलब सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इंडिया की स्थिति यदि हम लोग देखें तो अभी इंडिया में प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड दोनों को मिला लें तो करीब 17% के आसपास है। जो इंडस्ट्री है वो करीब 25% के आसपास है। इंडस्ट्री में सारा कुछ बड़े छोटे सभी को हम लोग शामिल कर लें और सर्विसेज का लगभग 55% है। तो अभी हमको एग्रीकल्चर प्राइमरी से लेकर के टर्शियरी में जाने के लिए काफी कुछ स्कोप है। तो पहली बात तो ये करना होगा कि जैसे विश्व का जो पैमाना है वो हम लोगों को भी उसको उस लेवल के आसपास ले जाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन इसमें जो व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी वो आएंगी, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग आगे भी बढ़ते हैं तो जो अड़चन की जहां तक बात आती है, जो रास्ता बहुत दुरूह है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, हमारे पास लिगेसी की बहुत सारी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम में हमारा जैसे कभी भी कहा जाए तो पॉपुलेशन हमारा एक डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है, लेकिन एक जब पर कैपिटा निकालते हैं तो एक डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो उससे भी घट भी जाता, मतलब हमारे लिए नेगेटिव का काम करता है। तो अब हम इसको इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सरकार की नीतियां, सरकार के क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को इसमें लागू करना पड़ेगा। और जो अड़चनों की बात करते हैं तो अभी भी अपने देश में हम लोगों को मतलब ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि एक भ्रष्टाचार अपने देश में एक बहुत बड़ा हर्डल है। इस तथ्य को तो इनकार नहीं कर सकते। भाई अभी अपने ही देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पुल बनता है और उद्घाटन से पहले गिर जाता है, ऐसे भी हम लोग समाचार सुनते हैं, तो वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की ही है। तो इस तरह की चीजों पर हम लोगों को पार पाना होगा। अभी पर कैपिटा इनकम चाहे हमारे पास जितनी भी बढ़ जाए, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। मतलब
बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं, और एक मिडिल क्लास भी है। मिडिल क्लास की प्रॉब्लम क्या है कि मिडिल क्लास में ही रह जाता है, या मिडिल क्लास अपर क्लास में नहीं जा पाता। ये जो ऐसा एक उसका जो स्ट्रक्चर अपने देश के इकोनॉमी का है, मिडिल क्लास में पैदा होता है, चाहे तो लोअर में आ जाएगा या अपर में तो नहीं जा पाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है अपने यहाँ। रूरल और अर्बन ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम का, हेल्थ का, लिटरेसी का या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि हमको विकसित भारत बनाने में हर्डल के रूप में सामने आएंगी और आ रही हैं, और इनको जितनी जल्दी हम लोग ओवरकम करेंगे उतनी जल्दी हमारा ये लक्ष्य कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री भी है। तो यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, उसमें राज्य का भी मतलब भारत विकास में योगदान होता है, केंद्र का भी होता है। तो इसमें राज्य की कितनी भूमिका हो सकती है विकसित भारत बनाने में? राज्य की सर बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि अपने संविधान के हिसाब से बहुत से ऐसे हैं जो राज्यों के ही मतलब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हिस्से में आते हैं। तो जो चीजें कुछ राज्य सरकार के दायरे में परिभाषित हैं तो उसमें उसी में रहेगा। जैसे भूमि सुधार सबसे बड़ा राज्य के जिम्मे है। यदि सरकार कोई योजना बनाती है जिसमें लैंड एक्विजिशन की भी जरूरत हो, तो लैंड एक्विजिशन में तो राज्य सरकार की भूमिका आएगी। यदि डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, फेडरलिज्म बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यदि दो अलग अलग विचारधाराओं की सरकार जैसे केंद्र में और राज्य में होती है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो होता है थोड़ा सा, वहां पर लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को पहले प्राथमिकता देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जहां पर राष्ट्रहित की बात है तो वहां पर राजनीतिक जो परिभाषाएं हैं, राजनीतिक जो प्राथमिकताएं हैं, वो उसको गौण किया जाए। तो कभी कभी या स्पष्ट रूप से हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार के बहुत सी योजनाएं विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में इम्प्लीमेंट ही नहीं होती हैं। तो ये हमारे जो प्रयास है निश्चित रूप से उस पर एक वो डेंट डालते हैं, उस पर स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। यदि इनमें समन्वय हो, फेडरलिज्म बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि समन्वय वाली सरकार हो तो संभव है। जो समान विचारधारा वाली पार्टियों की जिस राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र और राज्य में बेहतर समन्वय है, वहां पर स्पष्ट विकास दिखलाई पड़ता है हम लोगों को। अगला प्रश्न मेरा यह है कि जो भारत है उसमें केवल सरकार की ही भूमिका है विकसित भारत करने में, या समाज की भी भूमिका हो सकती है? सर, समाज के बिना तो सरकार हो ही नहीं सकती जी। सरकार को निर्णय लेना है, इम्प्लीमेंटेशन तो मैं कहूंगा कि समाज को ही करना है। समाज में प्रशासन भी समाज का हिस्सा है, प्रशासन इम्प्लीमेंट कराए। प्रशासन का काम तो होना चाहिए कि जब हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसको, उसमें जो यदि कोई अवरोधक है, कोई गतिरोधक है, तो उसको सबसाइड करे। लेकिन समाज की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है सर। जो जैसे हमने कहा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो बात होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव करने में समाज की भूमिका है। हम लोगों को निश्चित रूप से अपने उन चीजों प्रति पर आकर्षित नहीं होना चाहिए जो मेरे हक का नहीं है। मतलब जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की जननी ही है, जेनेसिस वहीं पर होता है। हम उन चीजों के लिए प्रयास करते हैं जो कि हमारा नहीं है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो समाज की तो सर भूमिका मैं कहता हूं कि मतलब सर्वोपरि है। मैं मानता हूं समाज का यदि रचनात्मक सक्रिय सहयोग इसमें हो तो सरकार की योजनाएं निश्चित रूप से फलीभूत होंगी और जल्दी हम लोग अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे। युवा पीढ़ी का भी कोई योगदान हो सकता है? युवा पीढ़ी तो जो आज इंडिया में कहा जाता है कि डेमोग्राफिक एडवांटेज है, युवा पीढ़ी को लेकर कहते हैं। आज अपने देश के 50% के आसपास आबादी 35 साल या उससे कम की है। तो आज तो मतलब, और वर्क फोर्स यही है, वर्क फोर्स यही है और इन्हीं को काम करना है। आज आमतौर पर जैसे हम अपने देश की समस्याएं गिनते हैं तो उसमें बोलते हैं बेरोजगारी बहुत है। अब देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। एक और हम कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, दूसरी ओर जो एम्प्लॉयर हैं वो कहते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयबल कैंडिडेट नहीं है। ये गैप को कौन भरेगा? यदि एक और हमारे पास जनसंख्या तो है लेकिन एम्प्लॉयबल उनको नहीं मिल रहा है और हम कह रहे हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्वालिटी की। तो इस गैप को भरने के लिए ठीक है सरकार की भूमिका हो सकती है, क्वालिटी एजुकेशन दे, अच्छे कॉलेजेस बनाए,
स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाए, लेकिन उस प्रोग्राम का लाभ प्राप्त करके सही सहयोग देना तो युवाओं के ही हाथ में होगा। कोई शॉर्टकट अपनाने के बजाय एक जो नेशनल फीलिंग के साथ, राष्ट्रभक्ति के फीलिंग के साथ जो काम करना है वो युवाओं को ही करना है। तो इनकी भूमिका तो सर इन्हीं पर आश्रित ही है। मैं तो ये कहता हूँ सरकार की कोई भी नीति बने, युवाओं के बिना सक्रिय सहयोग ये पूरा होगा ही नहीं होगा। तो इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? सर यहाँ पर देखिए, मैं सर थोड़ी सी बात आपसे ऐसे कहूंगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने अपने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को लगभग आधे दुनिया में अलग अलग देशों में भेजा था। क्यों भेजा था? टू सेट द नैरेटिव, इंडिया के फैक्ट को दुनिया के सामने पहुंचाना, यही उसका उद्देश्य रहा होगा। प्रधानमंत्री जी अक्सर ये बात कहते हैं, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म, ये उनका स्लोगन बहुत पहले से रहा है। मैं इसमें दो शब्द और जोड़ता हूं सर, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म, फिर मैं कहता हूं कन्फर्म, उसको कन्फर्म करो और उसके बाद इन्फॉर्म भी करो। इन्फॉर्म करने का मेरा मतलब है कि सेट योर नैरेटिव। तो जितना बढ़िया प्रभावी ढंग से मीडिया अपने इंडिया के नैरेटिव को सेट कर सकता है ग्लोबल लेवल पर, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। सरकार को एक पर्टिकुलर काम के लिए एक संसदीय टीम भेजनी पड़े, उसमें चाहे 50 सांसद जाए, 20 सांसद जाए, 10 देशों में जाए, 20 देशों में जाए, लेकिन 180 देशों में, 200 देशों में नहीं जाएंगे। लेकिन मीडिया की पहुंच पूरी दुनिया में 24 घंटे है। तो यदि मीडिया निष्पक्ष होकर के भारत के पॉजिटिव स्टोरी को सेट करता है, दुनिया तो वही जानेगी जो हम बताते हैं। तो मीडिया का एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है एक स्टोरी टेलिंग में, दुनिया को इन्फॉर्म करने में कि हम क्या कर रहे हैं, भारत की क्या स्थिति है, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। जो सक्सेस स्टोरी के लिए जो स्टोरी टेलिंग जिसको कहते हैं, वो टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड, मीडिया इज द मोस्ट इफेक्टिव, और मैं कहता हूं कि कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। जो मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है सर। विकसित भारत के लिए लॉ ऑर्डर भी का भी कोई योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है सर। भाई देखिए, विकसित होने के लिए आपको पूंजी की जरूरत है। देश के पास उतनी पर्याप्त पूंजी नहीं है, ये स्वीकार करना होगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बीच में चर्चा बैंकों के साथ हो रही थी, मंथन चर्चा हुई थी, जिसमें कहा गया कि हमको विश्व स्तरीय बैंक बनाने हैं। भारत में सरकारी बैंक विश्व स्तरीय होने चाहिए। अब आप जरा कल्पना करिए कि भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके विश्व में रैंकिंग 43rd है। ठीक है, एसेट के हिसाब से यदि बैंकों को क्लासिफाई किया जाए तो भारत के सभी सरकारी बैंकों की बात मैं कर रहा हूं, सरकारी बैंकों के एसेट को टोटल कर लें तो उसका टोटल होता है, एक जगह मैंने निकाला था आंकड़ा, वो करीब $2 बिलियन से थोड़ा कम है। सॉरी, $2 ट्रिलियन से थोड़ा कम है। 1985 बिलियन डॉलर है एज ऑन मार्च 25। ये 12 बैंकों का टोटल मैं बता रहा हूं। और जो 20वें नंबर पर बैंक है, दुनिया में 20वें नंबर पर है, यूबीएस बैंक है, उसका अकेले का एसेट साइज 2 ट्रिलियन से ज्यादा है। अब हम ये मान लें कि यदि वो स्थिर भी रह जाए, यूबीएस के एसेट साइज में कोई ग्रोथ ना हो और भारत के सभी बैंकों को मिला भी दे और इनका भी यदि स्टैग्नेंट रहे तो अभी 20वें से नीचे रह जाएंगे। तो टॉप के 20 में हमको लाना है तो केवल इतने से नहीं होगा, केवल बैंकों के मर्जर से नहीं होगा। आज बैंक भारत को निश्चित रूप से 2 चीजों पर ध्यान देना होगा और सरकार दे भी रही है, वो है रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और प्रोसीजरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सरकार कर रही है, प्रोसीजरल रिफॉर्म्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो प्रोसीजरल रिफॉर्म और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब टोटल रिफॉर्म जब एक साथ धरातल पर उतरेंगे तब आपको ये दिखलाई पड़ेगा। रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, आपको कैपिटल चाहिए, कैपिटल कहां से आएगा? यदि प्राइवेट कैपिटल चाहिए, प्राइवेट लोग आपके यहाँ निवेश करें, चाहे विदेशी निवेश करें, तो वो तभी निवेश करेंगे जबकि उनका निवेश उनके लिए लाभदायक होगा। यदि लाभदायक नहीं है तो वो निवेश नहीं करेंगे। लाभदायक तभी होगा जब वो शांति से व्यापार कर सके। शांति से व्यापार वो तभी कर सकते हैं जब उनको लॉ एंड ऑर्डर और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलने लगे। तो इन सभी चीजों को देख करके आप कहते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक वो धुरी है जिस पर कि सब कुछ चलेगा, और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर ही इंश्योर कराना, चूंकि प्योरली उनके हाथ में है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो
क्या कहने, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, आपको निवेश मिल ही नहीं सकता है। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे थे खत्म हो गया है। 2047 में विकसित भारत का संकल्प। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, हमारे यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।